हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका एग्जाम टारगेट में। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया इंट्रोडक्शन, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैन सर्वे। तो दोस्तों हम लोग चैन सर्वे के बारे में जानने वाले हैं कि चैन सर्वे होता क्या है। जब किसी फील्ड का सर्वे लीनियर मेजरमेंट लेके करते हैं, तो वो चैन सर्वे कहलाता है। और चैन सर्वे में जो लीनियर मेजरमेंट होता है वो हम चैन या टेप की मदद से ज्ञात करते हैं, और चैन सर्वे में हम एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते हैं। एक चीज और होता है, जब चैन सर्वे हम करते हैं तो जो फील्ड होता है उसको हम अनेक त्रिभुजों में बांट लेते हैं, यानी अनेक ट्रायंगल में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। अनेक ट्रायंगल में डिवाइड करने का फायदा यह होता है कि जो त्रिभुज होता है, यानी ट्रायंगल जो होता है, वो उसकी एक सरल ज्यामितीय आकृति होती है, जिससे हम उनकी तीनों भुजाओं को ज्ञात करके उस फील्ड में हम अपना मैप ड्रा कर लेते हैं। तो यहां से आसानी होती है इसीलिए। और एक चीज और, इसमें जो ट्रायंगल होता है वो बेल शेप ट्रायंगल होना चाहिए। बेल शेप ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि कोई भी उसका एंगल जो होता है, मान लीजिए ट्रायंगल है, बेल शेप ट्रायंगल है, तो उसका कोई भी एंगल जो होता है वो थीटा से 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। और एक चीज और होता है, उसका थीटा का मैक्सिमम जो मान होता है 120 यानी 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। बेल शेप ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि जो थीटा का मान मिनिमम वैल्यू होती है 30 से कम नहीं होनी चाहिए, और जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू थीटा की होती है वो 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेल शेप ट्रायंगल भी यूज करते हैं। अब बेल शेप ट्रायंगल का यूज इसलिए करते हैं कि इसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं इसको हम आसानी से माप सकते हैं। जैसा कि जनरल में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो बेल शेप ट्रायंगल होता है, चैन सर्वे करते हैं तो तीनों भुजाओं का कोण मापते हैं, या तीनों जो ये भुजा होती है उसकी भुजाएं की लेंथ मापते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो तीनों भुजाओं की मदद से हम उसकी लेंथ माप लेते हैं इसमें, क्योंकि चैन सर्वे में हम एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते हैं। तो यहां तक आपको काफी अच्छा से समझ में आ गया होगा। और चैन सर्वे को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, चैन सर्वे को एक अन्य नाम से जानते हैं, ट्रायंगुलेशन के नाम से जानते हैं, चैन ट्रायंगुलेशन के नाम से जानते हैं। चैन सर्वे को हम चैन ट्रायंगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। हम तो ये चैन सर्वे के बारे में हम लोग काफी अच्छे से जान गए हैं। तो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर चैन सर्वे, यानी चैन सर्वे में जो इक्विपमेंट होती है वो कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड होती है। तो पहला नंबर हम लोग चैन सर्वे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहला इक्विपमेंट जो होता है वो हमारा चैन होता है। चैन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि चैन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद सेकंड पे आता है टेप आता है, थर्ड पे आता है एरो के बारे में हम जानेंगे कि उसकी डाया कितनी होती है, उसकी लेंथ विड्थ कितनी होती है। रेंजिंग रॉड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑफसेट रॉड के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लम बॉब के बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्लैग्स के बारे में पढ़ने वाले, फ्लैग, क्योंकि जो फ्लैग क्या होता है, रेंजिंग रॉड जो होता है जो काफी दूर होता है, या हमारा एरो होता है काफी दूर होता है, जो विजिबिलिटी से क्लियर नहीं होती है, तो उस पर हम फ्लैग लगा के उसको आसानी से देख सकते हैं, इसलिए हम फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। लाइन रेंजर का उपयोग करते हैं, क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं, और फील्ड बुक का यूज किया जाता है। इक्विपमेंट ये रिक्वायर्ड होते हैं, हम एक एक के इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग चैन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चैन जो होता है, चैन की डाया जो होती है वो 4 mm की होती है, और जो गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील की बनी होती है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चैन की डाया कितनी होती है, तो 4 mm होती है। जैसे कि ये डाया है, ये पूछता है, ये 4 mm की डाया होती है, और जो गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील की बनी होती है। अब ये पूछ लेता है जो चैन हमारा होता है उसका हम लेंथ, जैसे 20 मीटर का चैन होता है, 30 मीटर का चैन होता है, 10 मीटर का चैन होता है, 5 मीटर का चैन होता है मेट्रिक चैन, तो वो पूछता है उसकी लेंथ हम कैसे मानेंगे कि 30 मीटर कहां से कहां तक मेजर किया जाता है। यहां से इन टू इन किया जाता है, फिरकी जोड़ के अंदर तक, या आउट टू आउट किया जाता है। क्वेश्चन बना हुआ है यहां से, तो आउट टू आउट लिया जाता है, यानी चैन सर्वे की अगर हम उसकी लेंथ टोटल की कितनी लंबी चैन है उसकी अगर लेंथ माननी होती है, हमको नापनी होती है, तो आउट टू आउट लेते हैं। क्या लेते हैं? आउट टू आउट। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी डाया होती है वो 4 mm की होती है, और माइल्ड स्टील की, ये गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील की बनी होती है। अब देख लीजिए, वन लिंक हम बता दिए 20 सेंटीमीटर की होती है। तो जो मीट्रिक चैन होता है, मीट्रिक चैन के बारे में IS कोड 1492/1970 में दिया गया है। यह कोड भी आपसे पूछ सकता है, तो कोड ध्यान रखिएगा। IS कोड 1492/1970 में मीट्रिक चैन के बारे में दिया हुआ है। और मीट्रिक चैन का यूज जो हम लोग करते हैं वो इंजीनियरिंग सर्वे में करते हैं।
मीट्रिक चेन का यूज कहां करते हैं? तो इंजीनियरिंग सर्वे में करते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि जो ये लेंथ है, टोटल लेंथ मान लीजिए 30 मीटर लेंथ की चैन है, मतलब 30 मीटर लंबी चैन है, जो मैंने हमारी चैन है मीट्रिक चैन वो 30 मीटर लेंथ की है। अब देख लीजिए, एक लिंक जो 20 सेंटीमीटर का है, एक लिंक 20 सेंटीमीटर का, तो अगर 30 मीटर का है तो 30 से अगर हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो वहां पे 150 लिंक निकल के आता है। जैसे मान लीजिए 30 मीटर है, इसको हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं 100 कर देते हैं, अब 20 से डिवाइड कर देंगे तो देख लीजिए 2 पचे 10 यानी 5 या 15, 150 लिंक, यानी टोटल लिंक्स जो होती हैं, क्योंकि एक लिंक 20 सेंटीमीटर की होती है, 30 मीटर में कितने लिंक होंगे? तो 100। इसी प्रकार देख लेते हैं हम 20 मीटर में, 20 मीटर में 20 इंटू 100 कर देते हैं, डिवाइड बाई 20 कर देते हैं, तो यहां से हम डिवाइड कर देते हैं 5, तो इसमें 100 लिंक आते हैं, यानी टोटल लिंक कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। इसी प्रकार हम 10 मीटर में निकाल लेते हैं, 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, अपॉन 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पचे 10 यानी 50 लिंक आ गया। अब देख लीजिए, इसी प्रकार 5 मीटर का हम निकाल लेते हैं, 5 मीटर का निकालेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, अपॉन 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 पचे 10 यानी 5 पचे 25 लिंक आ गया। तो इस प्रकार हम निकाल लेते हैं कि जो मीट्रिक चैन होती है 30 मीटर की तो उसमें कितना लिंक होगा, और 20 मीटर की है तो उसमें कितना लिंक होगा, 10 मीटर की उतना कितना लिंक होगा, 5 मीटर की कितना भी मीटर अगर लंबा चैन है तो अगर एक लिंक 20 सेंटीमीटर का है तो अगर टोटल दे रहा है तो सेम यूनिट हम ऊपर नीचे करके डिवाइड करके बता देंगे कि उसमें कितना लिंक होगा। और ये IS कोड 14/1970 के बारे में मीट्रिक चैन बारे में बताया गया है, और मीट्रिक चैन का यूज हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे में करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 30 मीटर की चैन मीट्रिक चैन में, 20 मीटर की चैन, 10 मीटर की चैन और 5 मीटर की चैन यूज होती है। अब चैन यूज होती है तो उसकी कुछ टॉलरेंस लिमिट होती होगी, उसकी छूट सीमा कुछ होती होगी। जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो चैन की लेंथ एक्चुअल लेंथ से जो कि स्टैंडर्ड होता है उससे थोड़ी बढ़ जाती है, या उससे अगर टेम्परेचर घट रहा होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर चैन के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो चैन के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए माना गया है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम होता है तो चैन की लेंथ सिकुड़ जाएगी, कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाता है तो चैन की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग कुछ टॉलरेंस लिमिट लेते हैं। मान लीजिए कहीं खींच जाता है, थोड़ी अगर मतलब फोर्स लगा के, टेंशन लगा के अगर मान लीजिए चैन खींच रहे हैं तो उसकी लेंथ भी थोड़ी बढ़ जाती है, या चैन का जो लिंक होता है वो खुल जाए तब भी चैन की लेंथ बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम टॉलरेंस लिमिट लेते हैं पर मीटर मेजरमेंट के लिए, यानी 1 मीटर मेजरमेंट के लिए हम लोग टॉलरेंस लिमिट कितना लेते हैं? ±2 mm। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 मीटर की चैन है तो उसमें ±2 mm का हम मतलब डिफरेंस यानी कम या ज्यादा होगा वो हम लोग पर मीटर में +2 mm का लेते हैं, ±2 mm। 20 मीटर का चैन यूज करते हैं तो ±5 mm का टॉलरेंस लेते हैं। मान लीजिए 20 मीटर की चैन है, इसमें क्या होता है अगर 5 mm घट जाती है या 5 mm बढ़ जाती है चैन तो उसको हम सोचेंगे मतलब मानेंगे कि हमारी चैन एक्यूरेट है। और वैसे 30 मीटर की अगर चैन है तो इसमें टॉलरेंस लिमिट कितना 8 mm है, कि ±8। ± मतलब यही है कि अगर मान लीजिए चैन थोड़ी छोटी हो जाती है 8 mm, या 30 मीटर वाली चैन 8 mm तक बढ़ जाती है तो उसमें हम त्रुटि नहीं लेंगे, हम जानेंगे कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू दे रही है, क्योंकि इसको निगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये टॉलरेंस लिमिट होता है। तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसा कि हम लोग मीट्रिक चैन के बारे में पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग चैन के बारे में। तो इंजीनियरिंग चैन की जो लेंथ होती है वो 100 फीट होती है, 100 फुट होती है। यानी जो इंजीनियरिंग चैन होती है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 100 फुट होती है। और टोटल लिंक कितना होता है? 100 लिंक होता है। अब 1 लिंक हमको निकालना है तो इसको 100 फुट में 100 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 1 लिंक निकल के आता है, तो 1 लिंक कितनी हो जाएगी? 1 फीट की हो जाएगी। अब देख लीजिए गंटर चैन और सर्वेयर चैन। पहले क्या होता था, पहले जो होता था इंजीनियरिंग चैन, मतलब पहले मीट्रिक चैन जब नहीं था तो इंजीनियरिंग चैन का हम लोग यूज करते थे। तो इसमें क्या होता था, थोड़ी वैल्यू उतनी अच्छी नहीं आती थी, इसलिए हम लोग जब मीट्रिक चैन आ गया तो इसलिए मीट्रिक चैन का यूज करने लगे, क्योंकि ये एफपीएस प्रणाली पे आधारित थी। तो अब हम लोग उसके बाद ये पढ़ चुके इंजीनियरिंग चैन, अब गंटर चैन के बारे में पढ़ने वाले। गंटर चैन को सर्वेयर चैन भी बोलते हैं, गंटर चैन को सर्वेयर चैन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लेंथ जो होती है, टोटल लेंथ कितनी होती है? 66 फुट होती है, और टोटल लिंक जो होती है वो 100 होती है। 1 लिंक कितनी हो जाएगी? 0.66 फुट। यहां से 1 लिंक के बारे में निकाल लेते हैं, पूछता है। और जो ये गंटर चैन या सर्वेयर चैन होता है इसका यूज कहां करते हैं, तो क्वेश्चन पूछता है। तो इसको यूज इन रेवेन्यू वर्क, यानी रेवेन्यू वर्क में हमारा गंटर चैन या सर्वेयर चैन का यूज किया जाता है।
तो हम लोग जो होता है वो गंटर चेन के बारे में पढ़ लिए हैं। अब लास्ट हम पढ़ते हैं रेवेन्यू चेन के बारे में। तो रेवेन्यू चेन यानी राजस्व जरीब जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 33 फुट होती है। उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 33 फुट होती है। और इसमें टोटल लिंक कितने होते हैं? टोटल लिंक 16 होते हैं। तो अगर हमें वन लिंक निकालना होता है तो 33 से 16 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से निकल गया था 2 सही 1/16, यानी यहां से ये जो हो जाएगा वन लिंक हो जाएगा 2 सही 1/16 फुट हो जाएगा। वन लिंक को बहुत बार पूछा हुआ रेवेन्यू चेन के बारे में। किसकी लेंथ कितनी होती है? तो 33 फुट होती है। और टोटल लिंक कितना होता है? 16 होता है, यानी 16 होता है। और वन लिंक जो होता है 2 सही 1/16 फुट होता है। और रेवेन्यू चेन का यूज कहां किया जाता है? बहुत बार पूछा हुआ है। तो रेवेन्यू चेन का यूज क्या कहा जाता है? कैडस्ट्रल सर्वे में। कैडस्ट्रल सर्वे कहां यूज किया जाता था? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो बाउंड्री लाइन होती है सीमा निर्धारण करने के लिए हम वहां का कैडस्ट्रल सर्वे का यूज करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेप के बारे में। तो फर्स्ट जो होता है क्लॉथ और लाइन टेप होता है, लिनन टेप। क्लॉथ और लिनन टेप होता है। उसमें उसकी जो लेंथ होती है वो 10 मीटर में भी उपलब्ध है, 20 मीटर में भी उपलब्ध है, मार्केट में 30 मीटर में, तो 40 मीटर में, और ऐसे 50-60 मीटर में जो इसकी लेंथ आती है वो आती है। और जो इसकी विड्थ होती है वो 12 से 15 mm होती है, इसकी चौड़ाई जो होती है। और यहाँ पे दिया हुआ दीज टेप आर नॉट सुटेबल फॉर एक्यूरेट सर्वेइंग मेजरमेंट, यानी जो जहां पर हमें एक्यूरेट सर्वेइंग मेजरमेंट किया जाता है वहां पे क्लॉथ और लिनन टेप का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो अब हम लोग सेकंड टेप के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेटेलिक टेप के बारे में। तो मेटेलिक टेप क्या होती है? जो इसकी लेंथ होती है वो भी 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ऐसे ही लेंथ में मीटर में ये पाई जाती है। और जो इसकी विड्थ होती है वो 10 से 15 mm होती है। और यह क्लॉथ एंड वायर का बना होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि मेटेलिक टेप किससे बना होता है? तो मेटेलिक टेप जो होता है क्लॉथ एंड वायर का बना होता है। और मेटेलिक टेप का यूज सामान्य कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेटेलिक टेप के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो जो हम तीसरा पढ़ने वाले हैं वो स्टील टेप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टील टेप जो होता है उसकी जो लेंथ होती है 5 मीटर में भी पाया जाता है, 10 मीटर में भी पाया जाता है, 20 मीटर में भी पाया जाता है, 30 मीटर में भी पाया जाता है, 40 मीटर में पाया जाता है। और जो इसकी विड्थ होती है वो 6 से 10 mm होती है। इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 6 से 10 mm, 6 to 10 mm होती है। और जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, हम आगे पढ़ने वाले हैं, सोम में भी पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो स्टील की होती है तो 1.2 into 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी थर्मल कोएफिशिएंट होती है। और इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की पूछे तो 2.1 into 10⁵ एमपीए होता है। तो 1 एमपीए में कितना होता है? 1 एमपीए में 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो सोम में काफी अच्छे से पढ़ेंगे तो ये भी चीज जान रहिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील की 1.2 into 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो स्टील की होती है वो 2.1 into 10⁵ एमपीए होती है। तो हम लोग लास्ट टेप यानी इनवार टेप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनवार टेप जो होता है वो 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर में मार्केट में अवेलेबल है। और जो इसकी विड्थ होती है वो 6 mm होती है, यानी इनवार टेप भी होता है 30, 50 और 100 mm मार्केट में अवेलेबल होता है। और इसकी जो विड्थ होती है वो 6 mm होती है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो एसएससी में कई बार पूछा हुआ एसएससी जेईई में, ये इनवार टेप के बारे में कि जो निकिल होता है इसमें 36% पाया जाता है, और इसमें जो आयरन होता है Fe जो होता है वो 64% पाया जाता है। ये दोनों का मिक्सचर करके हमारा मिश्र धातु मिक्स करके हम इनवार टेप का निर्माण करते हैं। और सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है जहां पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, जहां पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है वहां पर हम लोग इनवार टेप का यूज करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरो के बारे में, तो एरो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एरो जो होता है आईएस कोड 1842/1991 में आईएस कोड में इस एरो के बारे में दिया हुआ है। अब एरो जैसा कि जो नीचे होता है वो नुकीला होता है, ऊपर जो होता है ब्रॉड टाइप का होता है। तो जिसका ये ब्रॉड टाइप का होता है, जो ये गोला टाइप का बना हुआ है एक सर्किल टाइप, जो इसका डाया पूछ लेता है इसका डाया कितना होता है, तो इसका डाया 5 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो डाया होता है ये 5 सेंटीमीटर का होता है। जो इसकी टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ जो होती है वो 40 mm होती है, 400 mm होती है। और 400 mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाती है। और ये ग्राउंड लेवल के नीचे जो इसकी डेप्थ होती है वो 340 mm हम गाड़ देते हैं, और ऊपर जो होती है ये 60 mm ऊपर होती है।
तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंजिंग रॉड के बारे में। रेंजिंग रॉड, तो रेंजिंग रॉड के साथ हम लोग 10 एरो जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। रेंजिंग रॉड, और रेंजिंग रॉड हम ये देख लेते हैं कि रेंजिंग रॉड जो होती है उसकी टोटल जो ये लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो 2 से 3 मीटर होती है। रेंजिंग रॉड की जो लेंथ होती है वो 2 से 3 मीटर की होती है। और जो इसका डाया होता है, रेंजिंग रॉड का डाया अगर पूछ लेता है तो रेंजिंग रॉड का डाया 30 mm का होता है। कितना होता है? 30 mm का होता है। और ये जो होता है ये पट्टी के रूप में बना हुआ है, ये एक ब्लैक होता है और ये कोई व्हाइट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में बटा होता है। और इसकी जो लेंथ होती है कि एक पट्टी की वो 20 सेंटीमीटर की होती है। तो रेंजिंग रॉड के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है, तो रेंजिंग रॉड के बारे में ये जान लें हम लोग। अब जैसा कि हम लोग एरो और रेंजिंग रॉड के बारे में पढ़ लिए हैं, अब हम लोग सर्वे लाइंस के बारे में जानेंगे कि सर्वे लाइन क्या होता है। तो सर्वे लाइन जो होता है इसमें क्या होता है, सर्वे लाइन में एक होता है मेन लाइन होता है, सर्वे लाइन में एक मेन लाइन होता है, दूसरा जो होता है वो होता है बेस लाइन होता है, और तीसरा जो होता है वो टाई लाइन होता है, और जो चौथा हमारा होता है इंपॉर्टेंट वो होता है चेक लाइन। इसमें पेड़ और बना देते हैं, ये बिल्डिंग बना देते हैं, मान लीजिए मकान बना देते हैं, ये ट्री बना देते हैं, कुछ भी ऐसे में कोई चीज दिखाना होता है ये हम बना देते हैं इसमें। तो अब देख लीजिए मेन लाइन, जो सर्वे लाइन की जो चारों तरफ की ये जो बाउंड्री होती है इसको हम लोग मेन लाइन बोलते हैं। जैसे कि ये मेन लाइन है, सब जो सर्वे के बाउंड्री की जो चारों तरफ होती है वो मेन लाइन कहलाती है। और जो ये बेस लाइन होती है, बेस लाइन को हम बहुत एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करते हैं कि इसका बहुत अच्छा रोल होता है चैन सर्वे में। और जो बेस लाइन होता है, जो ट्रायंगल होता है उसके कॉर्नर से निकलती है बेस लाइन। और जो पूछता है सबसे लंबी लाइन सर्वे लाइन में, जो सबसे लंबी लाइन कौन सी होती है, तो सर्वे लाइन में सबसे लंबी लाइन हमारी होती है वो बेस लाइन होती है। हम लोग मेन लाइन और बेस लाइन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग टाई लाइन का प्रयोग क्यों करते हैं? टाई लाइन का प्रयोग ये करते हैं कि मान लीजिए बेस लाइन और मेन लाइन से कोई बीच में अगर कोई चीज पड़ रहा होता है तो उसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो पाती, उसको सही से दर्शा नहीं पाते हैं, तो वहां पे हम लोग एक टाई लाइन खींच लेते हैं। और जो ये होती है बेस लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से और यहां से दो टाई लाइन हमने खींची है। टाई लाइन से क्या होता है, जो पास में होती है इसकी डिटेल जो होती है हमको अच्छे से मिल जाती है, तो इसलिए डिटेल्स को दर्शाने के लिए हम टाई लाइन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही चेक लाइन का प्रयोग हम एक्यूरेसी जांच करने के लिए करते हैं कि एक्यूरेसी अच्छी है कि नहीं सर्वे लाइन की। तो ये भी जो होती है ट्रायंगल से निकलती है और मेन लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो इससे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि इस चैन सर्वे की जो होती है या सर्वे लाइन की जो एक्यूरेसी होती है वो सही है कि नहीं, वहां से हम जांच कर लेते हैं। तो सर्वे लाइन की जो एक्यूरेसी जांच करने के लिए हम लोग चेक लाइन का प्रयोग करते हैं, और डिटेल्स दिखाने के लिए हम लोग टाई लाइन का प्रयोग करते हैं। और जो बाउंड्री लाइन होती है उसको मेन लाइन कहते हैं, और जो सबसे बड़ी लंबी लाइन होती है उसको हम लोग बेस लाइन करते हैं। सर्वे लाइन के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग अब टेप और चेन के करेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोग अब टेप और चेन के करेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इतने टाइप्स के करेक्शन होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड टेप करेक्शन हो गया, और दूसरा हो गया स्लोप करेक्शन हो गया, तीसरा हो गया पुल और टेंशन करेक्शन हो गया, चौथा जो होगा हमारा सैग करेक्शन हो गया, पांचवा जो हो गया हमारा वो टेम्परेचर करेक्शन हो गया। अब ये करेक्शन और एरर होता क्या है, करेक्शन और एरर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसका फार्मूला जानते हैं, कि उसके बाद हम लोग यहाँ से क्वेश्चन लगाएंगे काफी अच्छे। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा जो एरर और करेक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा स्टैंडर्ड, मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड चैन है या टेप है, स्टैंडर्ड टेप मान लीजिए 20 मीटर का है, हमारा स्टैंडर्ड जो चेन है वो 20 मीटर का है। तो मान लीजिए जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने माना था टेप, मतलब इसके लिए चैन के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना था। अब मान लीजिए हम क्षेत्र में गए और हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, तो वहां से क्या होती है, चैन की लेंथ मान लीजिए हमारी थोड़ी लंबी हो गई, चैन की लेंथ हमारी लंबी हो गई, मान लीजिए 20.10 मीटर की हो गई, इतनी हो गई। लेकिन एक्चुअल में जो ये बढ़ा है ये तो हमें पता नहीं कि हाँ बढ़ गया, हमारा चैन का लेंथ इतना बढ़ गया है। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि हम लोग 20 मीटर चैन का प्रयोग करके हम किसी फील्ड में मेजर करते हैं। तो मान लीजिए हमें फील्ड में 100 मीटर मेजर करना है, मान लीजिए हमें फील्ड में 100 मीटर मेजर करना है। कोई फील्ड मान लेते हैं,
इसमें 100 मीटर लेंथ की मेजरमेंट करनी है, 100 मीटर। तो क्या होता है, जो 20 मीटर चैन लेकर आके हम इसको मेजर करते हैं, एक्चुअली हमारा 20 मीटर नहीं अब रहा चैन, क्योंकि ये बढ़ गया है तो इसकी लेंथ इतनी हो गई है। तो जो हम 20 इससे जब मेजर करेंगे हम लोग, तो जो अगर हम इसको 100 मीटर को मेजर करना होता है तो क्या होता है कि अगर हम 20 से मापते तो हमको 5 बार कम से कम चेंज करना पड़ता, 5 बार कि हाँ 100 मीटर 20 25 100 मीटर हो जाता। और इससे जब हम मेजर करेंगे तो हम 5 से कम ही में हमारा 100 मीटर पूरा हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में हमने जो माप के आया हो तो कम माप के आया है, क्योंकि इसकी चैन लेंथ थोड़ी बड़ी हुई थी। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो गया, एरर जो हो गया हमारा निगेटिव हो गया, एरर हो गया हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और जो करेक्शन हमारा हो गया वो पॉजिटिव हो गया। तो यही होता है। अगर मान लीजिए कि हमें 19.9 मीटर चैन, मान लीजिए इसकी लेंथ थोड़ी, हमारी चैन की लेंथ जो है टेम्परेचर घटने के कारण, विंटर सीजन के कारण हमारी चैन की लेंथ थोड़ी कम हो गई है, एक्चुअल में इसकी स्टैंडर्ड लेंथ इतनी है। तो हम 20 मीटर लाके इसको हम मेजर कर रहे हैं, तो और इससे हम मेजर करते हैं तो क्या होता है कि एक्चुअल में हमारी लेंथ इतनी हो गई है। तो इससे जब हम मेजर करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हम कुछ ज्यादा माप लेते हैं, इससे जब मापेंगे तो कुछ ज्यादा माप लेते हैं, तो ज्यादा माप लेते हैं यानी इधर हमारी थोड़ी बढ़ गई है। तो इधर हमारी थोड़ी बढ़ गई है, तो इसको हम कम करने के लिए यानी एक्चुअल लाने के लिए इसको हम करेक्शन करेंगे। तो इसमें जो छोटी से मापेंगे तो इसमें करेक्शन जो होगा वो हमारा निगेटिव हो जाएगा, एरर जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर चैन छोटी हो गई है तो उसमें एरर क्या होता है, उसमें एरर पॉजिटिव होता है और करेक्शन हमारा उल्टा उसका निगेटिव हो जाएगा। अगर चैन लेंथ हमारी बढ़ गई है तो उसका एरर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और करेक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर जो होता है स्टैंडर्ड टेप करेक्शन, स्टैंडर्ड टेप करेक्शन का फार्मूला क्या होता है, CST बराबर C इंटू L अपान L। तो यहां पर CA क्या हो गया, करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, और L क्या हो गया, मेजरमेंट लेंथ ऑफ लाइन, जो लाइन का मेजरमेंट करना है वो हो गया हमारा, और L क्या हो गया, डिजाइनेटेड लेंथ ऑफ चैन, जो डिजाइन किया गया था लेंथ उसकी माप, और करेक्शन पर टेप लेंथ। तो करेक्शन पर टेप लेंथ जो होगा इसकी जो वैल्यू होगी, हम अगर L माइनस L कर देंगे यानी मेजरमेंट लेंथ ऑफ लाइन कर देंगे और डिजाइनेटेड लेंथ ऑफ लाइन कर देंगे, तो यहां से हमारा C निकल के आ जाएगा, और मेजरमेंट लेंथ ऑफ चैन, लेंथ ऑफ लाइन ये जो रखा है तो ये हो जाएगा, और डिजाइनेटेड लेंथ ऑफ चैन या टेप जो हो जाएगा ये हो जाएगा। यहां से वैल्यू रख के हम स्टैंडर्ड टेप करेक्शन के बारे में निकाल लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण करेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां से निकल गया CR बराबर L अल्फा ब्रैकेट में TM माइनस T0। तो यहां पर जो ये अल्फा जो हो गया, ये L जो हो गया, ये मेजरमेंट लेंथ है, L क्या हो गया, ये मेजरमेंट लेंथ हो गया, और जो अल्फा हो गया थर्मल एक्सपेंशन हो गया, थर्मल एक्सपेंशन। तो L मेजरमेंट लेंथ दिया होगा, यहां से थर्मल एक्सपेंशन दिया होगा, और TM जो होता हमारा, ये जो TM जो होता है, जैसे कि मान लीजिए हम फील्ड में जिस समय मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो टेम्परेचर होता है, मान लीजिए कि हम फील्ड में 30 डिग्री टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं, तो TM जो होता है वो मेजरमेंट टेम्परेचर होता है, जिस समय हम लोग सर्वे वर्क कर रहे होते हैं उस समय का टेम्परेचर होता है। और TO जो होता है, TO जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। जैसे कि मान लीजिए हम जब वर्कशॉप में जब हम लोग टैप का निर्माण कर रहे होते हैं तो वो होता है ये इस समय जो, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेप बनाया गया है, या स्टैंडर्ड टेप 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बनाया गया है, तो उस समय का ये टेम्परेचर होता है T0। T0 यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिस समय हमें टेप बनाया गया था, और TM जो होता है इस समय जिस समय टेम्परेचर फील्ड में हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं उस समय फील्ड का टेम्परेचर है वो ये बताता है क्या होता है। अब मान लीजिए, अब TM, मान लीजिए TM की वैल्यू T0 से अधिक है, TM की वैल्यू T0 से अधिक, यानी हमारा जो टेम्परेचर है इस समय फील्ड में वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा है, तो यानी हमारी जो टेप की लेंथ हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, और टेप की लेंथ हमारी जो बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, एरर जो हमारा होगा वो निगेटिव होगा, एरर जो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज हो गई। अब मान लीजिए TM है, जिस समय हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उस समय टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम है, तो हमारी चैन लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एरर पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें एरर पॉजिटिव हो जाएगा, और करेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एरर और करेक्शन के बारे में काफी अच्छे से बता दिए हैं,
तो यहां से हम करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर के कारण फार्मूला आप याद कर लेना, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। करेक्शन जो होगा हमारा पुल और टेंशन के बारे में, तो यहां से हम फार्मूला लिख लेते हैं सीपी बराबर पीएम माइनस पी नॉट एल अपॉन एई। तो यहां से ये जो हो गया करेक्शन फॉर पुल और टेंशन हो गया, और यहां से पीएम जो हो गया यानी जो जिस समय हम पुल कर रहे होते हैं उस समय हमारा प्रेशर क्या था, कितने प्रेशर से हम इसको पुल किए हैं, और ये जो स्टैंडर्ड पुल जिसे जब चैन बढ़ाया जब बनाया जा रहा था तब उसमें पुल कितना टेंशन लगाया गया था वो हो गया। और ये जो हो गया वो मेजरमेंट लेंथ है, और ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो यहां से भी हम रखे यहां से करेक्शन पुल और टेंशन के बारे में हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सैग करेक्शन के बारे में। तो सैग क्या होता है, मान लीजिए कि हमारी जो 20 मीटर की चैन है तो उसमें थोड़ा सैग आ जाता है, उसमें सैग झोल आ जाता है। तो सैग के कारण जो होती है हमारी जो लेंथ होती है एक्चुअल लेंथ से हमारी चेन की लेंथ कम हो जाती है। तो कम होने का मतलब यह है कि जो हम ज्यादा माप लेते हैं, अगर कोई मेजरमेंट करना होता है तो हम ज्यादा माप लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सैग करेक्शन में जो होता है एरर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सैग करेक्शन में एरर पॉजिटिव होता है और करेक्शन हमारा ऑलवेज निगेटिव होता है। तो ध्यान रखिएगा सैग करेक्शन में एरर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और करेक्शन जो होता है हमेशा निगेटिव होता है। सैग करेक्शन ये देख लीजिए ना, मान लीजिए हमारी चैन है ये 20 मीटर की और सैग करके ये छोटी हो जाती है, पूरी लेंथ इतनी है सैग करके ये छोटी हो जाती है। सैग करेक्शन का फार्मूला डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पीएम स्क्वायर। तो डब्ल्यू जो होता है वो टोटल वेट ऑफ टेप होता है डब्ल्यू, एल जो होता है वो लेंथ ऑफ टेप होता है, एल जो होगा वो लेंथ ऑफ टेप होगा, और पीएम जो होता है वो जो क्या होता है कि पुल अप्लाइड। जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग पुल अप्लाइड करते हैं, जब हम लोग सर्वे कर रहे होते हैं तो चैन या टेप में कितना पुल अप्लाइड किए हैं, फोर्स कितना अप्लाइड किए हैं वो पीएम होता है। तो यहां से अगर बेड पर मीटर लेंथ निकालें, इसका जो टोटल लेंथ होता है तो जान लेते हैं बेड पर मीटर लेंथ डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू एल हो जाएगा। तो डब्ल्यू एल की वैल्यू अगर यहां से हम रख देते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पीएम स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा अगर टोटल वेट ऑफ टेप दिया है तो डब्ल्यू होगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, और बेड पर मीटर लेंथ अगर होगा तो ये डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू एल रखिए, ये फार्मूला निकाल देंगे, यहां से भी हमारा सैग करेक्शन आसानी से आ जाएगा। तो यहां से हम काफी कुछ धीरे धीरे काफी आगे बढ़ते हुए और काफी मजा आ रहा हम लोग को पढ़ते हुए चैन और टेप करेक्शन के बारे में। तो स्लोप करेक्शन का जो हम लोग निकालने वाले हैं स्लोप करेक्शन के बारे में। यहां से जो हो गया ये मान लीजिए ये पूरा लेंथ यल है और यहां से स्लोप पे हमने यल लेंथ मेजर किया और ये एच होता है। तो यहां से हम लोग स्लोप करेक्शन के बारे में निकाल लेते हैं कि स्लोप करेक्शन इस फार्मूले से ये हाइट जो होती है वो दी होती है और ये जो लेंथ होता है टोटल स्लोप लेंथ होता है वो दिया होता है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर अब स्लोप करेक्शन का जो सेकंड टाइप है वो हम निकाल लेते हैं। स्लोप करेक्शन है तो पढ़ लिए हैं सी एस बराबर एच स्क्वायर अपॉन 2l, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। सेकंड टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो मान लीजिए हमें थीटा दिया हुआ है उसके बाद हम निकालना चाहे सेक करेक्शन तो कितना होगा। तो यहां से हम cos थीटा ले लेते हैं, cos थीटा बराबर आधार जो हो जाएगा यल हो जाएगा और यहां से कट जो हमारा हो जाएगा टोटल एल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं एल बराबर एल cos थीटा। हम लोग करेक्शन के बारे में जानते हैं, जो हमारा करेक्शन टोटल होगा ये इतना होगा, यानी ये पूरा एल है, अगर यहां से यहां तक स्मॉल एल है तो यहां से हम लोग ये डिस्टेंस निकालेंगे तो एल माइनस एल हो जाएगा, यानी करेक्शन ही हो जाएगा। तो करेक्शन हम लोग निकालेंगे यहां से तो हमारा हो जाएगा एल माइनस एल। तो यहां पर अगर हम माइनस एल की वैल्यू रखते हैं, अरे एल की वैल्यू रखते हैं स्मॉल एल की, तो एल cos थीटा हो जाएगा। अब देख लीजिए एल cos थीटा यहां से हो गया, और एल cos थीटा एल को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ है फार्मूला सी एस बराबर इतना। अब देख लीजिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि cos थीटा बराबर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर देख लीजिए 1 माइनस cos थीटा अगर है, cos थीटा है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो यहां से अगर हम निकालेंगे, अगर इसकी वैल्यू टोटल रख देते हैं तो सी एस बराबर हो जाएगा 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जैसा कि हम लोग यहां से निकाल लिए हैं कि सी एस बराबर यल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमें कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी होती तो हम जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं तो सी एस बराबर हो जाएगा एल इंटू 1 माइनस 1, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से निकल के आ रहा हमारा सी एस बराबर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से निकल आया 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से एक फार्मूला और निकल के आ गया ये हमारा। तो दोस्तों आज के सेशन में काफी मजा आया होगा, तो आशा करते हैं तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।